हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जानने से पहले हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? तो बच्चों, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें बी डॉट डी एल बताया गया है, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। बट अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्जिंग कंडीशन में देखें, यानी कि दिस इज द चार्जिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्जिंग का मीन्स है कि इस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम वायर के अक्रॉस बी डॉट डी एल देते हैं, यहाँ पर अगर वायर, यहाँ पर हमने दो लूप बनाए हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये बैटरी से कनेक्टेड है, इट इज चार्जिंग। ओके, ये आपका लूप वन है और ये लूप टू। लूप टू बिटवीन द प्लेट्स है और ये लूप अराउंड द कंडक्टिंग वायर। तो लूप वन के लिए हम बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और आई यहाँ पर होगा आई कंडक्शन करंट इसको बोलते हैं, जो आपके सर्किट में यानी कि कंडक्टिंग वायर में होगा, वो करंट को कंडक्शन करंट बोलते हैं। लेकिन अगर लूप टू यानी कि दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास ले जाओ, तो यू विल सी अ मैग्नेट डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल। यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास को आप यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप बी डॉट डी एल यहाँ पर एम्पियर लॉ लगाएंगे फॉर लूप टू, दिस लूप वन, तो यहाँ पर अब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड को बोल रहे हैं बी प्राइम डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्यों बच्चों? यहां पर देखो, क्योंकि म्यू नॉट आई की वैल्यू यहां पर जीरो है। म्यू नॉट आई की वैल्यू जीरो है क्योंकि यहां पर कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है, कोई भी करंट नहीं है, तो म्यू नॉट आई क्या हो जाएगा? जीरो। बट डी बी डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यानी कि यहां पर एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहां पर मैक्सवेल ने बताया कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी डॉट डी एल विल बी गिवन बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। अब ये डी फाई ई क्या है बच्चों? डी फाई है, दिस इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होने से किसी भी लूप में एक फ्लक्स होगा। तो हम ये बोल सकते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, ये मैक्सवेल ने दिया था, दिस वाज गिवन बाय द मैक्सवेल, यू कैन से मैक्सवेल करेक्शन, मैक्सवेल ने फिर ही कम टू द कंक्लूजन कि एम्पियर्स लॉ का एक्सप्रेशन जो है वो बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई, और दिस एक्सप्रेशन वाज मिसिंग इन एम्पियर्स लॉ। this b dot dl will be equals to mu naught I into mu naught epsilon naught into d phi e। d phi e क्या है यहाँ पर? phi e is the electric flux, rate of change of electric flux। तो पूरा एम्पियर्स लॉ कंप्लीट एक्सप्रेशन ये होगा। अगर दोनों में से हम म्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा I, और यहाँ पर ये आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, और इसको बच्चों बोलते हैं दिस डी फाई ई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, इसको बोलते हैं आई डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो हम इस टर्म को हम आई डी लिख सकते हैं और इस आई को हम आई सी, ये कंडक्शन करंट का टर्म है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट टर्म का करंट है। तो एम्पियर्स लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन वाज दिस, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, यानी कि यहाँ पर एक चार्ज, एक करंट है वो कंडक्शन करंट है, और एक दूसरा टर्म जो ऐड किया मैक्सवेल के द्वारा वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो नेट एम्पियर्स लॉ का ये एक्सप्रेशन होगा। तो ही कम टू द कंक्लूजन कि मैक्सवेल ने ये चार इक्वेशन, जैसे कि गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट,
मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो किसी भी एनक्लोज्ड। और तीसरा हम ई डॉट डी एल जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फैराडेज लॉ के थ्रू देखा, दिस इज माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और यहाँ पर लास्ट जो हमारा मैक्सवेल की इक्वेशन एम्पियर्स लॉ के करेक्शन से आई, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइव ई बाई डी टी। ये फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिस्प्लेसमेंट करंट पर एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में बताया गया है, फॉर ए चार्जिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू द कंडक्शन करंट इन द सेकेंड। यानी कि आपके पास दो प्लेट हैं और यहां पर दिस कैपेसिटर इज चार्जिंग, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर चार्ज होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, लेट से दिस चार्ज इज क्यू। तो हम कंडक्शन करंट यानी कि जो सर्किट के अंदर करंट होगा आई सी, इसको कंडक्शन करंट बोल रहे हैं, कैन बी गिवन बाय डी क्यू बाई डी टी। चार्जिंग है तो ये पॉजिटिव आएगा डी क्यू बाई डी टी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं दैट इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं। अब हम फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं ई इंटू ए, विच कैन बी गिवन एज क्यू इंटू ए बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ए विल कैंसल आउट तो आपके पास आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट निकालेंगे। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई को डिफरेंशिएट करेंगे और फाई ई की वैल्यू है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यू बाई डी टी एंड दिस इज वन अपॉन एप्सिलॉन। तो आप देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो डी क्यू बाई डी टी एंड विच इज कमिंग आउट टू बी कंडक्शन करंट। तो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने निकाला है वो इसके कंडक्शन करंट के इक्वल आया है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमने ये लूप बनाया हुआ है और लूप का क्रॉस सेक्शन अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो ये बनेगा। आपको ये इधर से आप देख रहे हैं, इधर से आप देख रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता हुआ नजर आएगा। तो आप ये देख रहे हैं क्रॉस पॉइंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डोनेट किया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का लूप ऐसे बनेगा, यानी कि राइट हैंड थंब रूल से अगर थंब की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का ये लूप होगा। तो जिस तरह से हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है और वो इंक्रीज हो रहा होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा था। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये इनटू द प्लेन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्लोज लूप बना रही है। तो हम कंडक्शन करंट के लिए भी हम एम्पियर्स लॉ से निकाल सकते हैं और एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाइड वर्जन जो मैक्सवेल ने दिया था उसके थ्रू यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं विच इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर नीट 2019 में। आप इसको देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी आपको दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड is being charged with voltage potential is changing v per unit time आपको दे रखा है that is 3 volt per unit second, conduction current through the conducting wire and the displacement current। तो IC और ID यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट ये आपको निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो हमको Q को क्या लिख सकते हैं, Q कैन बी रिटन एज C इंटू वी एंड Q बाई टी कैन बी रिटन एज C इंटू वी बाई टी। तो V पर यूनिट टाइम आपको दे रखा है, दिस इज 20 माइक्रोफैराड
एंड दिस इज 3 वोल्ट। तो आपके पास आ जाएगा दिस इज 60 पर सेकेंड, दिस इज 60 माइक्रोकूलम पर सेकेंड। तो आप इसको लिख सकते हो 60 माइक्रो एम्पियर। अब ये बच्चों आपका आएगा कंडक्शन करंट। अब आपको पता होता है कि कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों होते हैं, ये हमने डिराइव किया है। तो दोनों इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट इज आल्सो कंडक्शन करंट विच इज इक्वल्स टू 60 माइक्रो एम्पियर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 ओम एंड द कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस। बच्चों जैसे ही रिएक्टेंस दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए दैट इज द एसी, अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पर रिएक्टेंस की बात की जाए तो 100 ओम इसका रिएक्टेंस दे रखा है, तो हम इसको एक्स आर भी बोल सकते हैं। ओके, कनेक्टेड इन अ सीरीज, सीरीज पर मतलब आपको आर और सी सीरीज में दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको सोर्स दिया हुआ है और ये सोर्स बच्चों एसी सोर्स है 220 वोल्ट का। 220 वोल्ट का एसी सोर्स है। तो बच्चों यहाँ पर 220 इज द आरएमएस वैल्यू, यानी कि वी आर एम एस इज दिस, और आपको पता है वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई √2। तो आप यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो वी आर एम एस इंटू √2। तो आपके पास वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220 वोल्ट इंटू √2, ये आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या है व्हेन कैपेसिटर इज 50% चार्ज द पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बतानी है। तो बच्चों हमने आगे डिराइव किया था कि जब भी जो कंडक्शन करंट होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एट एनी वैल्यूज डी क्यू बाई डी टी फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड कंडक्शन करंट सेम होता है। आप 50% चार्ज हो या 0% या 10% चार्ज हो, डी क्यू बाई डी टी क्यू से मैटर नहीं करता है, इसमें डी क्यू बाई डी टी से मैटर करता है। तो यहाँ पर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होंगे। कंडक्शन करंट को हम कंडक्शन करंट कैन बी रिटन एज आई कैन बी रिटन एज दैट इज वी आर एम एस और वी वी नॉट बाई जेड। पीक वैल्यू हमने निकालनी है, पीक वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट की वी नॉट बाई जेड होगी। वी नॉट की वैल्यू है आपके पास 220/√2। अब z निकालेंगे, z की वैल्यू बच्चों क्या होती है एक्स आर प्लस एक्सी रूट, एक्सी स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों 100 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 220/√2 और ये आपके पास 100/√2। √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कंडक्शन करंट की वैल्यू 2.2 एम्पियर आएगी और वही आपकी पीक वैल्यू ऑफ, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट एंड दिस इज द ऑल्सो पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतना ही आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2.2 एम्पियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री वैक्यूम स्पेस। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग होते हैं। दे डिफर फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ अदर वेव्स इन रेस्पेक्ट टू दैट नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको ट्रांसमिट होने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट होने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वेव्स। इनका सोर्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज। यहां पर आप देखेंगे वैसे एक्सेलरेटिंग चार्ज हमने देखा था कि अगर रेस्ट चार्ज होता है, रेस्ट चार्ज है क्यू रेस्ट पर है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, और Q अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, V कांस्टेंट है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलता है और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। और अगर यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट वेलोसिटी से हुआ है वो भी चेंज होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जिसकी वजह से आपको EM वेव्स मिलती हैं।
तो एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से ईएम वेव्स मिलती है। दिस वाज गिवन बाय द मैक्सवेल। तो सोर्स होता है इनका ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेशन, अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। जो चार्ज की ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव होती है। ईएम वेव का कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जेड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं ब्लू कर्व्स बनाए हुए हैं। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये ऑसिलेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली perpendicular, and they are perpendicular to, and they are both perpendicular to direction of propagation, direction of propagation। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है कि ईएम वेव्स आपकी अगर जेड डायरेक्शन में जा रही है तो आपका एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। तो तीनों एक दूसरे के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। लेट्स से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अलोंग आई कैप। एंड मैग्नेटिक फील्ड को आप लिख सकते हैं बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अलोंग जे के। आप यहाँ पर देख सकते हैं दे बोथ आर इन, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। इनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। फेज डिफरेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो साइन का आर्ग्यूमेंट है, साइन का आर्ग्यूमेंट सेम होता है, इनके अंदर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। बोथ आर इन सेम फेज। तो ये आपको एक्सप्रेशन जो के साथ आएगा वो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के बारे में बताएगा, और यहाँ पर जो वेक्टर आएगा वो बताएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताएगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में ये ऑसिलेट हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, और वी कैन से द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का जो रेशियो होगा इट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ, या स्पीड ऑफ लाइट, और यू कैन से स्पीड ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव इन दैट मीडियम, इन दैट मीडियम। किसी भी मीडियम में अगर हम ये रेशियो निकालते हैं तो आपको स्पीड ऑफ ईएम वेव इन दैट मीडियम मिलेगा। अगर ये आपका, ये अगर वैक्यूम है तो ई बाई बी आपका क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम होती है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो लेट से आपका ई और बी दोनों परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो इसको ट्रांसवर्स वेव में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरह की वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसे दिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को हम किसी एस कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज गिवन बाय ई कैप क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड बी, यानी कि ई कैप और बी कैप का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का डायरेक्शन मिल जाएगा, वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का। एंड ई नॉट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू जेड, दिस इज जेड इंटू आई कैप।
अब यहाँ पर आपको ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा विल बी 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और k इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा इंटू एफ क्या होता है आपका ओमेगा बाई के, विच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ वेव, ईएम वेव इन द मीडियम और वैक्यूम। अगर किसी मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पर वीएम आएगा, अगर हम वैक्यूम में बात करेंगे तो ये क्या आएगा, सी आएगा। Speed of light in vacuum is also given by mu by epsilon. This is the permeability and this is the permittivity. तो आपके पास this is the permittivity of the medium. Epsilon is the permittivity and mu is the permeability ability of the medium. तो हमें Vm भी कैसे दी जाती है, 1/μ/epsilon से। ये मैक्सवेल की इक्वेशन के थ्रू डराइव हो जाता है। तो स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एन मीडियम विल बी गिवन बाय 1/μ इंटू एप्सिलॉन का रूट, और अगर स्पीड ऑफ लाइट या ईएम वेव हम किसी भी वैक्यूम में, जब भी हम लाइट लिखें इसका मतलब ईएम वेव होता है, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो अ ईएम वेव। Speed of light in vacuum can also be given by 1 by mu naught into epsilon naught, or mu naught epsilon naught are the permeability and permittivity in the vacuum। अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अगर c अपॉन v, तो आप c को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो c अपॉन v को आपको एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, C is given by 1 upon म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट आएगा, और Vm को आप लिख सकते हो दिस इज म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये एक्सप्रेशन आएगा म्यू बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू आर एन इंटू ई आर। अब म्यू आर ई आर क्या है बच्चों, म्यू आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी permeability, this is relative permeability, and ER is relative permittivity। तो यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाई म्यू आर एंड ई आर। तो आप यहां से इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप लिख सकते हो वी सी बाई वी एम, सी बाई वी एम इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू आर इंटू ई आर। इससे आप वी एम भी निकाल सकते हो, आपके पास वी एम आ जाएगी। किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने के लिए सी बाई म्यू आर बाई ई आर यानी कि एप्सिलॉन आर का हम रूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, वी एम, वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव इन दैट मीडियम। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। बच्चों हमने पहले भी एनर्जी डेंसिटी को कैसे लिखा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हमने डिफाइन किया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड में जो स्टोर होती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हम E को क्या लिख सकते हैं, E इज गिवन एज, E की इक्वेशन है हमारे पास E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। आप इसको के जेड या कुछ भी लिख सकते हैं, के एक्स भी लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इज के जेड, दिस इज ऑल्सो के जेड, के जेड। ओके, आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर आपको बी नॉट आ जाएगा, बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। ओके, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ई की जगह ये रिप्लेस कर देते हैं तो आपको आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लिख सकेंगे हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और बी को आप रिप्लेस कर सकते हो बी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड, एंड जेड इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब टोटल हमारी एनर्जी डेंसिटी आती है, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
और यहाँ पर हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों टाइम का फंक्शन है। तो हम एवरेज यहाँ पर निकालते हैं, तो दिस इज एवरेज ऑफ यू ई प्लस एवरेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यू बी क्या है? एनर्जी डेंसिटी। आप इसको ले सकते हैं, इसका एवरेज बच्चों हम निकालेंगे तो हमें पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इनका एवरेज आता है हाफ। तो यहाँ पर ये हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल टर्म हो जाएगा 1/4। तो ये आपको मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और ये टर्म भी आपको मिल जाएगा 1/4 पी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब बच्चों हमें एक रिलेशन हमने बताया था, एक रिलेशन था कि ई बाई बी का रेशियो, ई बाई बी का यानी कि ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो हम बी नॉट को लिख सकते हैं ई नॉट बाई सी। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर बी नॉट को आप ई नॉट बाई सी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस इज 1/4 म्यू नॉट, और आपके पास ये बी नॉट है, बी नॉट का स्क्वायर, और यहाँ से बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई सी इस रिलेशन से आ जाएगा, और इसको आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस इज ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आ गया। अब बच्चों 1/c² इज म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन आ जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट, 1/c² विल बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर। म्यू नॉट कैंसिल आएगा, आप देखेंगे ये दोनों टर्म सेम आ जाएंगे। तो हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ जाएगी, दैट इज अगेन 1/2, दोनों को सम करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। और फर्दर ये टर्म देखेंगे आप यहाँ पर, ई नॉट को आप बी इंटू सी से रिप्लेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो यानी कि आपकी एनर्जी डेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, दोनों बराबर होती हैं। तो टोटल टोटल क्या आती है? दिस इज द ट्वाइस ऑफ एवरेज। अगर आप इनका देखेंगे, इसका एवरेज और इसका एवरेज, दे बोथ टर्म आर इक्वल। जो इनका एवरेज होता है, जो नेट होती है, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यू कैन राइट हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। आप ईदर ऑफ द टर्म आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। बच्चों इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये हम एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये देख लेते हैं, लेट से कोई भी हमने एक सिलेंड्रिकल पोर्शन माना है जिसका डिस्टेंस है x, तो हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज a इंटू एक्स। तो हम एनर्जी को लिख सकते हैं, एनर्जी कैन बी रिटन एज एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज E इंटू एक्स। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको हमने U लिखा है। तो आप यहाँ पर क्या करें, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये आ जाएगा एक्स बाई टी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, ये दिस इज यू एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। तो आपके पास इंटेंसिटी कैन बी गिवन एज एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ लाइट, ये है। और इट कैन बी गिवन एज यू की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, और यू कैन से इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर सी बाई म्यू नॉट। आप किसी भी ईएम वेव की इंटेंसिटी इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। दूसरा, ईएम वेव ऑलवेज कैरीज अ मोमेंटम अलोंग विद इट, और मोमेंटम ऑफ ईएम वेव p इज द मोमेंटम ऑफ EM wave is given by E. E is the energy, and C is the speed of light.
स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट से आप ईएम वेव का मोमेंटम निकाल सकते हैं। ईएम वेव्स पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। पहला क्वेश्चन में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन मैक्सिमा एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम। दोनों में फेज डिफरेंस नहीं होता है तो सेम टाइम पर दोनों मैक्सिमा अटेन करते हैं, तो ये आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है। और हमें फॉल्स पता करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिवाइडेड इक्वली एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जी हाँ, एनर्जी हाफ हाफ डिवाइडेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। डी डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ये भी सही है, ईएम वेव्स को मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो सी आपका फॉल्स है और आपको फॉल्स ही पता करना है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ईएम वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जेड डायरेक्शन कैन रिप्रेजेंटेड बाय। तो आप देखेंगे लेट से ये हमने जेड डायरेक्शन मान लिया, तो आपका ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। वाई तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि ई कैप क्रॉस बी कैप आपको डायरेक्शन वेक्टर यानी कि एस कैप देगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ई कैप जेड कैप के डायरेक्शन में आपका एस कैप है, तो ई आपका इस डायरेक्शन में होना चाहिए और एक कॉम्बिनेशन ई कैप इस डायरेक्शन में और बी कैप इस डायरेक्शन में, यानी कि ई अलोंग आई और बी अलोंग जे। तो ई अलोंग आई और बी अलोंग जे का ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा, आंसर इक्वल्स टू ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स। फ्लक्स बच्चों आप ये देखेंगे 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। दिस इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विच इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी दी हुई है आपको और ये पूछा हुआ है नॉर्मल नॉन रिफ्लेक्टिंग नॉर्मल सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग नॉर्मल सरफेस यहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट हैविंग सरफेस एरिया ए, एनर्जी रिसीव्ड बाय द ड्यूरिंग टाइम स्पैन। तो हम इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकाल सकते हैं। तो एनर्जी से हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। तो जो इंटेंसिटी दे रखी है उसको एरिया और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा टोटल एनर्जी। इंटेंसिटी इज 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और टाइम को आप सेकंड्स में 60 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 इंटू 6, 4 into 6 into 10 power 3, you will get 24 into 10 power 3 and will be in joule। तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 24, आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 24 इंटू 10 पावर 3 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 cos 10 पावर 7 t प्लस के एक्स और ये दिया हुआ है J और यूनिट दी हुई है वोल्ट पर मीटर। तो आपका ई नॉट की वैल्यू आप देख सकते हो 10 हो जाएगी। अगर इसको ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास 10 की पावर 7 आ जाएगी। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपका C इक्वल्स टू ओमेगा बाई के इक्वल्स टू ओमेगा बाई वी होता है। आप इसको लिख सकते हो K इक्वल्स टू ओमेगा ओवर C और यू कैन राइट C इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। तो यहां से C क्या है, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट होगी, C इक्वल्स टू 3 इंटू 10 पावर 8। अब यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पूछा हुआ है, K पूछा हुआ है, एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है और ये पूछा है कि इट कैन बी इन्फर्ड दैट, कौन कौन से इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले हमें ओमेगा आ गया बच्चों, यहां से K निकाल लेते हैं, K इक्वल्स टू ओमेगा बाई सी और ये होगा 10 की पावर 7 और C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, ये हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे K की वैल्यू आपके पास 1/30 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 आ जाएगी आपके पास, ये 0.03 आ जाएगी K की वैल्यू। ओके,
अब ये k की वैल्यू आ चुकी है 0.033 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आप लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। k को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा और k की वैल्यू है 1/30। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू 30। तो लेमडा को निकाल सकते हैं, दैट इज 60 इंटू पाई। 60 इंटू पाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज मीटर्स में आएंगी, तो 188.4 आएगा। इसके बाद आप देखेंगे ई नॉट की वैल्यू। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, लेमडा इज 188.4। सही करेक्ट स्टेटमेंट है, लेमडा इतना ही आया, वेवलेंथ हमारी इतनी है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेव नंबर इज, यहां पर 0.33 दिया है लेकिन हमारा 0.033 आया है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एम्पलीट्यूड इज करेक्ट। और यहां पर देखेंगे वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों यहां पर एक्स दे रखा है। एक्चुअली आपको जब भी वेव की इक्वेशन दी जाती है, वेव की इक्वेशन दी जाती है तो आपको ई नॉट और आपको साइन या कॉस में के एक्स माइनस ओमेगा टी अगर दी जाए, ये अगर इक्वेशन है तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है। अगर आपको इक्वेशन ये के एक्स साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी इस तरह से इक्वेशन हो जाए तो ये नेगेटिव एक्स में जाता है, ये हम याद रखेंगे। तो अगर दोनों के बीच में साइन दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, और ऑपोजिट साइन है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। इतना हम याद रखेंगे। तो यहां पर आप इक्वेशन देखेंगे, बोथ आर विद पॉजिटिव साइन। बोथ पॉजिटिव साइन से है तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट और आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर विल बी डी ऑप्शन। फर्स्ट एंड थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिया हुआ है, ट्रेवलिंग वेव, ईएम वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही है। हैज ए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो बच्चों यहां से हमने ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ निकाल सकते हैं। ओके, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ निकाल सकते हैं। अब इसमें पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट इज गिवन एज 27। तो आपको पता है ई नॉट बाई सी इज गिवन एज बी नॉट। तो आप इसको निकालेंगे तो बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 27 × 3 × 10⁻8 विच विल बी 9 × 10⁻−8। ये आपकी बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आपका बी कहाँ हो सकता है, आपका जे के अलोंग हो सकता है और के अलोंग हो सकता है। ओके, तो आपकी बी नॉट की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन बी विल बी बी नॉट साइन और कॉस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, बी नॉट साइन के को आप 2 पाई बाई लेमडा लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, और इसको 2 पाई एफ इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे बी नॉट साइन 2 पाई को अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा एक्स बाई लेमडा माइनस 2 पाई कॉमन लिया एफ इंटू टी। तो यानी कि टी का कोफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी 10⁻14 आनी चाहिए टी का कोफिशिएंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर टी का कोफिशिएंट 10⁻14 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें आई आपको बी दे रखा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू नहीं है। तो दिस फर्स्ट इज, बी नॉट की वैल्यू सही है लेकिन आई के अलोंग नहीं हो सकता है, ये भी इनकरेक्ट है। बी नॉट की वैल्यू सही है और इसमें ये जे के अलोंग दे रखा है, इसमें ये के अलोंग दे रखा है। बट इसमें आप डिफरेंस देखेंगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे कि ये आपको जे के अलोंग दे रखा है और ये आपको के अलोंग दे रखा है, तो विच वन कैन डिस्क्राइब। इस स्टेटमेंट में आपको 1.5, हाँ यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 पाई कॉमन नहीं लिया गया है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। यहाँ 2 पाई अगर कॉमन लें तो टी का कोफिशिएंट 2 × 10⁻14 होगा, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी बी नॉट क्या होगा आपका 9 × 10⁻−8। अब ये के और जे में कहीं भी हो सकता था, ये के कैप साइन 2 पाई, हमने लेमडा की वैल्यू नहीं निकाली है तो हम एक्स का कोफिशिएंट नहीं देख रहे हैं, 1.5 × 10⁻6 एक्स
और यहाँ पर टी का कोफिशिएंट 2 इंटू 10 पावर 14 ये आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 पाई नहीं है, तो ये 2 पाई एफ आना चाहिए, 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 पावर 14 टी, तब ये जाके सही होता। तो यहाँ पर 2 पाई नहीं है, 2 पाई यहाँ पर है, 2 पाई कॉमन निकालने के बाद ये कोफिशिएंट होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये 2018 में पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3 इंटू 10 पावर 12 ओवर 2 पाई। ओके, तो ओमेगा यहां से 2 पाई ये न्यू दे रखा है फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर 12। ओके, तो बच्चों यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आप देखेंगे, यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दे रखा है आई प्लस जे, ये आपको दे रखा है आई प्लस जे कैप डिवाइड बाई रूट 2, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो बच्चों यहां पर दो डायरेक्शन अगर हम देखें तो यहां पर एक ये पैरेलल हो परपेंडिकुलर हो सकती है, और आप देखेंगे ये के, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका ई इधर होगा तो बी इधर होगा, और यू कैन से अगर ई इधर होगा तो बी इधर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप पहले देखेंगे, तो इसमें पूछा हुआ है एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन दिस डायरेक्शन, कैन बी इन दिस डायरेक्शन, कैन बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है। अब इसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट की वैल्यू होगी आपकी ई नॉट बाई सी। ओके, ई नॉट बाई सी, और डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर ओके, यहां पर हम साइन या कॉस कुछ भी यूज कर सकते हैं, और ये के। अब यहां पर हम एक्स वेक्टर नहीं लेंगे, आर वेक्टर लेंगे, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये होगा। ओमेगा को आप कंपेयर करेंगे 3 इंटू 10 पावर 12, आपको देखेंगे सभी ऑप्शन में आ रहा है। और बच्चों ये माइनस होनी चाहिए, ये माइनस होनी चाहिए तभी इस डायरेक्शन में आएगा, अगर ये प्लस होगी तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर माइनस वाले साइन जो नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते, ये दोनों प्लस वाले साइन है। ओके, और यहां पर आप देख रहे हैं ये एक के कोफिशिएंट आ रहा है, ये के कोफिशिएंट आ रहा है, तो आपका बी नॉट होगा ई नॉट बाई सी, एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो यहां आपको इस डायरेक्शन को देखेंगे विच इज परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी आई माइनस जे बाई रूट 2। तो आप देखेंगे ये माइनस साइन होना चाहिए, इसलिए बी सी और डी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ए इसलिए नहीं हो जाएगा कि बी नॉट की वैल्यू आपकी ई नॉट बाई सी होनी चाहिए, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर लेमडा दिया हुआ है, इंटेंसिटी दी हुई है, अलाउड टू एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं आई के टर्म्स में दे रखा है, तो आप याद करेंगे आई को हमने लिखा था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये लिखा था। तो यहां से आप ई नॉट की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे, दैट इज 2 आई बाई एप्सिलॉन नॉट सी, इसका रूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई नॉट। आप ई नॉट यहां पर देखेंगे, ई नॉट सिर्फ इस दो डायरेक्शन में करेक्ट है, ई नॉट यहां पर दोनों डायरेक्शन में करेक्ट है। अब आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पॉजिटिव वाई एक्स दे रखा है, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्स, पॉजिटिव वाई एक्स। तो हम बोल सकते हैं कि ई कैप क्रॉस बी कैप मस्ट बी अलोंग जे डायरेक्शन। तो आपका ई या तो नेगेटिव एक्स में होना चाहिए, या फिर ई अगर नेगेटिव एक्स में होगा तो आपका पॉजिटिव जेड में बी होना चाहिए, क्योंकि ई क्रॉस बी विल गिव यू। अगर आपका ई जेड में होगा तो बी आपका पॉजिटिव आई में होगा, ये अगर के डायरेक्शन में है तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, अगर आपका ई इस डायरेक्शन में होगा तो इस डायरेक्शन में आपका बी होगा, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आप देखेंगे पहले ई नॉट की वैल्यू इन दोनों में करेक्ट है, और यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है, तो ये डेफिनेटली ये पॉजिटिव वाई में नहीं जा रही है, नेगेटिव वाई में जा रही है। तो आप डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ से सी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि आपको ई दे रखा है के में और बी दे रखा है आई में, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ऑप्शन देके यहाँ पर करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ई की वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
मैग्नेटिक फील्ड बी एट टी इक्वल टू जीरो आपको बताना है। तो ई की वैल्यू आपको ई नॉट इंटू जे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, तो आप यहां पर ई की वैल्यू और बी नॉ की वैल्यू आपकी आएगी ई नॉट बाई सी। अब बच्चों सी की वैल्यू क्या होती है, हम लिखते हैं वन बाई सी स्क्वायर इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर वन बाई सी की वैल्यू रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगी। तो यहाँ पर इसको ले सकते हैं ई नॉट इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी बी नॉट की वैल्यू आएगी। आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर बी और सी में ये मैच कर रहा है, लेकिन हमारा ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर एक्स डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर के एक्स आ रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ये जे के डायरेक्शन में है, दिस इज जे डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जे में है, और तो मैग्नेटिक फील्ड आपका के में होना चाहिए। के वाला मैच करने वाला सिर्फ आंसर सी है, तो आंसर इस जगह हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड हम इनका क्लासिफिकेशंस करते हैं रेज का। सो देयर इज नो शार्प डिवीजन बिटवीन वन काइंड एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ वेव। यानी कि यहाँ पर दो वेव हमने डिफरेंशिएट जो किए हैं, यहाँ पर कोई शार्प डिमार्केशन नहीं होता है, ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। क्लासिफिकेशन रफली बेस्ड ऑन हाउ द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड और डिटेक्टेड, इस पर बेस्ड होता है। हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को जो रिलेशन है वो होता है सी, यानी कि स्पीड ऑफ ईएम वेव इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ और लैम्डा इंटू न्यू। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है। इस रिलेशन से हम फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ और वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रेज होती हैं उनको बोलते हैं गामा रेज। गामा कुछ इस तरह से बनता है, गामा रेज बोलते हैं, इस तरह से गामा गामा रेज बनते हैं। और इसका वेवलेंथ आप देखते हैं 10⁻⁻11 से अबव, सॉरी शॉर्टर देन द 10⁻⁻11। यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ डिक्रीज होगी, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। यहाँ पर हम बोल सकते हैं सी बाई एफ इक्वल्स टू लैम्डा, ये रिलेशन होता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो आपकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। उसके लोअर फ्रीक्वेंसी की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेज होती है, उस लोअर आती है एक्स रेज, और इनकी वेवलेंथ 10⁻12 से लेके 10⁻8 मीटर्स में होगी। ये वैल्यू मीटर्स में है और ये फ्रीक्वेंसी हर्ज में। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, देन हमारा विजिबल जो ह्यूमन आई के लिए विजिबल होता है अराउंड 400 टू 700 नैनोमीटर के आसपास होता है। उसके बाद इंफ्रारेड, लोअर फ्रिक्वेंसी में जाएंगे तो माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव में से नीचे ये हमारी रेडियो वेव होती हैं। इन रेडियो वेव का क्लासिफिकेशन होता है शॉर्ट रेडियो वेव, देन टेलीविजन एंड एफएम रेडियो वेव, एएम रेडियो वेव एंड लॉन्ग रेडियो वेव। ये आपका रेडियो वेव का क्लासिफिकेशन है, दीज ऑल आर रेडियो वेव। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कहां तक जा रही है, 10⁻12 हर्ट्ज तक जा रही है, और इट इज फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 10⁻12 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 10⁻⁻2 से, यानी कि 1 सेंटीमीटर, सॉरी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर से 10⁻7 मीटर तक आपकी वेवलेंथ जा रही है। दिस इज द रेडियो वेव। तो अब हम विजिबल में देखते हैं। विजिबल में यहाँ पर हम बोलते हैं कि हाईएस्ट जो जिसकी वेवलेंथ होती है वो रेड होती है। तो हम नीचे आ रहे हैं तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ऊपर हमारी वॉयलेट होगी, फिर उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जैसे जैसे हम इंक्रीज वेवलेंथ में इंक्रीज होगा, ये कलर विबग्योर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की या लोएस्ट वेवलेंथ की लाइट होती है वो होती है विजिबल लाइट में वॉयलेट, और मैक्सिमम वेवलेंथ और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होती है रेड। तो बच्चों यहाँ पर इनके यूजेस देखते हैं। जैसे कि हमारे रेडियो वेव होती है, इनकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से ऊपर में ये क्लासिफाई करी जाती है। इनका जो प्रोडक्शन होता है, ये रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स के थ्रू ये ट्रांसमिट की जाती हैं। ये रिसीवर
एरियल्स के थ्रू डिटेक्ट की जाती है। तो आप देखेंगे रेडियो सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होते हैं ये यहाँ पर प्रोडक्शन होता है और ये इनका डिटेक्शन एरियल के थ्रू होता है। ये यूज कहाँ होता है? ये सेल फोन वगैरह में, सेल फोन के एरियल में यूज होता है, एंटीना में यूज होता है, वॉइस कम्युनिकेशन में ये रेडियो वेव्स यूज होती है। सेकेंड आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 0.1 से 1 mm तक, 0.1 मीटर से 1 mm तक हमारी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी डाउन, और यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर 0.1 यानी कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से लेके 1 mm, ये हमारी होगी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? क्लेस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व से यूज की जाती हैं। बच्चों इसको ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैग्नेट्रॉन वॉल्व, और डिटेक्ट कैसी जाती है? डायोड के थ्रू ये डिटेक्ट की जाती है। ये यूज होती हैं हमारे रडार सिस्टम्स में यूज होती हैं। स्पीड गन, जो क्रिकेट और टेनिस में बॉल की स्पीड, या फिर ऑटोमोबाइल्स की स्पीड, जो रोड पर ऑटोमोबाइल्स की स्पीड गन जो ट्रैफिक पुलिस यूज करती है उसमें यूज होती है। और माइक्रोवेव ओवंस, माइक्रोवेव ओवन में हमें वाटर मॉलिक्यूल को हीट अप करने में यूज होती है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो बियॉन्ड विजिबल लाइट में हमारे ये रेड होता है, ये वॉयलेट होता है। तो रेड के बियॉन्ड जो रेज होती है उनको इंफ्रारेड बोलते हैं, और वॉयलेट के बियॉन्ड जो होती है उनको अल्ट्रा वॉयलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर इंफ्रारेड होती है 1 mm टू अप्रोक्स 700 नैनोमीटर, और दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो इंफ्रारेड रीजन में होता है। अब डिटेक्शन इज बाय थर्मोपाइल, बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म। आजकल इंफ्रारेड कैमरास भी आ गए हैं जो इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ग्रीन हाउस गैसेस एंड रिमोट, जो आपकी रिमोट कंट्रोल्स एलईडी यूज होती हैं उसमें इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। विजिबल लाइट का बहुत ज्यादा यूज है। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम emits light when they move in one energy level to another energy level। जैसा कि हम देखें एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है तो वहां पर विजिबल लाइट का प्रोडक्शन होता है, और हमारी आई के फोटो सेल्स इनको डिटेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू, जिस पर हम फोटोग्राफ खींचते हैं, वहां पर भी ये विजिबल लाइट का यूज होता है। विजिबल लाइट किसी भी चीज को देखने में यूज होती है, और स्नेक कैन डिटेक्ट, ह्यूमन आई सिर्फ विजिबल लाइट रीजन में डिटेक्शन कर सकती है या देख सकती है। स्नेक कैन डिटेक्ट, स्नेक आई कैन डिटेक्ट द इंफ्रारेड रीजन एज वेल। अल्ट्रावायलेट में आपकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर जाती है, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी। ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं। फोटो सेल्स और फोटोग्राफिक फिल्म से ये अल्ट्रावायलेट डिटेक्ट की जाती है। यूज होती है लेसिक सर्जरी में, यूज होती है स्टरलाइजेशन में, यानी कि यूवी लैंप के थ्रू हम स्टरलाइज करते हैं किसी भी चीज को, माइक्रोब्स के कल्चर्स को स्टरलाइज करते हैं, या फिर वाटर प्यूरिफायर्स में हम स्टरलाइजेशन के लिए यूवी लैंप यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरे, जिसकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक जाती है। ये एक्सरे ट्यूब और इनर शेल इलेक्ट्रॉन से बनती है। अगेन इट इज डिटेक्टेड बाय फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे फिल्म होती है। इट इज यूज्ड इन मेडिकल पर्पसेस फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सर्टेन कैंसर सेल्स को किल करने में एक्सरेज का यूज होता है। नेक्स्ट इज गामा रेज। ये हाईएस्ट एनर्जी रेज होती हैं जिनकी सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होती है। इट इज लेस देन 10⁻³ यानी कि 10⁻³ नैनोमीटर। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियाई, जब न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिव डिके होता है तो गामा रेज का प्रोडक्शन होता है, और इनको भी डिटेक्ट करने के लिए फोटोग्राफिक फिल्म और आयोनाइजेशन चैम्बर यूज होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग द स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर सेल्स। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइप एंड लिस्ट टू इज एप्लीकेशन इज गिवन। फर्स्ट दिया हुआ है इंफ्रारेड, यहाँ पर
दिया हुआ है टू ट्रीट द मस्कुलर स्ट्रेन, इंफ्रारेड को मस्कुलर स्ट्रेन के लिए यूज करते हैं, रेडियो वेव्स के कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए, एक्स रेज को टू डिटेक्ट फ्रैक्चर डायग्नोसिस में यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट आर एब्जॉर्ब बाई ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब होती हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। तो आप इस तरह से देखेंगे तो आपके डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन acts on principle. Microwave oven giving rotational energy to the water molecule, giving translation energy, giving vibrational energy and transferring electron from lower to higher levels inward. जो माइक्रोवेव्स होती हैं वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज करके उनका टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी, आंसर विल बी सी, ये वाइब्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करके, क्योंकि जो माइक्रोवेव होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बराबर होती है। उससे क्या होता है कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in microwave X-rays, infrared gamma rays, ultraviolet rays, visible part of electromagnetic ray denoted by MXIGURV. Then following arrangement in ascending order of wavelength. Ascending यानी कि increasing है, तो सबसे छोटी हमारी गामा रेज रहती है, सबसे छोटी गामा रेज रहती है और सबसे लार्जेस्ट हमारी माइक्रोवेव रहेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सॉरी रेडियो वेव, तो हमारी गामा रेज के बाद आएगी एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो आंसर आप यहां पर देख सकते हैं, आंसर विल बी सी।